डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य जाति का विनाश करके भारत में राजनीति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। उन्होंने जो भी राजनीतिक पार्टी बनाई ये जातिगत पार्टियां नहीं थी, क्योंकि उनके लक्ष्य और उनके उद्देश्य काफी बड़े और व्यापक थे। ये सभी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए थे। इसलिए अगर वर्तमान में हम चाहते हैं कि पिछली वर्ग की राजनीति को पुनर्जीवित करना है, तो हम लोगों को जातिवादी राजनीति से निकलकर बड़े मुद्दों की राजनीति को अपनाना होगा और जाति के नाम पर राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं से अपने आप को मुक्त करना ही होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में कभी भी न बिकने वाला ईमानदार नेतृत्व का बहुत महत्व है। उसी प्रकार पार्टी के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का भी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जीतना ही नहीं होता है। एक राजनीतिक पार्टी का काम लोगों को राजनीतिक तौर से शिक्षित करने, उन्हें उत्साहित करने और संगठित करने का भी होता है। इसके अलावा आपके नेता बहुत योग्य होने चाहिए। आपके नेताओं का साहस और बौद्धिकता किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता के टक्कर का होना चाहिए, वरना आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे और बस एक मूक नायक बनकर रह जाएंगे। में ही समाज का उद्धार है। तो इस बात को जानने और समझने के लिए बहुत ज़्यादा जानकार और बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमसे पहले आपने सुन लिया है। अब यह है कि जिस उपाय से हमारे समाज का उद्धार है, वो उपाय हमसे इतनी दूर क्यों है और कैसे है, ये सोचने का विषय है। हमारे समाज के उद्धार के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और जो राजनीतिक विरासत वो छोड़ गए, उससे हमने क्या सीखा या क्या सीख नहीं पाए, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं बाबा साहब के शब्दों तक ही अपनी बात को सीमित रखूँगा, क्योंकि आज जो भी हमारे समाज का उद्धार हुआ है वो उनके द्वारा दी गई विरासत के कारण ही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम जान रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता में ही हमारे समाज का उद्धार है, तो उस उद्धार के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं और उसमें उपाय आखिर क्या है। डॉक्टर अंबेडकर को पिछड़े समाज की राजनीति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने ही अछूतों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई को जिस तरह के अधिकार दिए गए थे, उसी तरह के अधिकार दिलाए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था। 1932 में जब कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत अछूतों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अधिकार मिला, तो गांधी जी ने उनका विरोध किया और अंततः उनको पूना पैक्ट मानना पड़ा, जिसकी वजह से अछूतों को जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। और उसके बाद संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटों का प्रावधान हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। 1937 में पहले चुनाव में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस पार्टी ने मुंबई में 17 में से 15 सीटों में चुनाव लड़ने के बाद जीता। उसके बाद 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। इस पार्टी से वे 1946 और 1952 में चुनाव लड़े, पर इस चुनाव में पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव के कारण वो सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। 1952 और 54 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार गए और अंत में उन्होंने 1956 में नागपुर में वो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग करके एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आज के दौर में आरपीआई के अलग अलग गुट मौजूद हैं जो कि लगभग पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो अब वर्तमान संदर्भ में हम ये देखेंगे कि आखिर बाबा साहब ने जिन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की, क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी। इन पार्टियों की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दों पर आधारित थी और इसके केंद्र में मुख्यतः हमारा पिछड़ा समाज और अछूत समाज के लोग थे। और इस पार्टी का दृष्टिकोण काफ़ी बड़ा था, वो किसी एक मुद्दे पे या एक जाति वर्ग विशेष पे सीमित नहीं था। यानी बाबा साहब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर
एक नई राजनीतिक पार्टी आरपीआई बनाई। इसका संविधान भी उन्होंने बनाया और इसका उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किए गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उसका मकसद हो। वे केवल इसे अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनाई गई पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। भले ही वो एक दबाव डालने वाला ग्रुप बना ले, लेकिन सत्ता पाने से वो हमेशा ही दूर रहेगी अगर उसका दायरा संकुचित होगा। हालांकि आरपीआई अनुसूचित जातियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, लेकिन 1962 के बाद ये पार्टी टूटने लगी। उसका मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो थी उससे उसको खतरा था, और कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू की। और सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता जो कि दादा साहब गायकवाड़ थे, उनको उन्होंने किसी तरह से तोड़ा, पटाया और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इस पर पार्टी दो गुटों में बंट गई। इसके बाद अलग अलग नेताओं के नाम पर अलग अलग गुट बनते गए और वर्तमान में कई गुटों में बंटकर यह पार्टी बिल्कुल बेअसर हो चुकी है। इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका इस पार्टी के मूल एजेंडे से कोई भी लेना देना नहीं है और वे अपने अपने फायदे के लिए अलग अलग पार्टियों से समझौते करते रहते हैं और लाभ भी उठाते हैं। आरपीआई के पतन के बाद बहुजन समाज पार्टी उभरी, जिसने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का वादा किया और काफ़ी हद तक ये काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंची, लेकिन अपनी दुरुस्ता के कारण अपनी जगह बनाए नहीं रख पाई। डॉक्टर अंबेडकर जाति की राजनीति के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इससे जाति मजबूत होती है जो कि हानिकारक है। जाति की राजनीति में नेता प्रमुख हो जाते हैं और जो मुद्दे लेके आप चले थे वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। जाति की राजनीति में जातीय टकराव, आपस में कंपटीशन बढ़ती जाती है, जो कि आपको एक दूसरे से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। इस खतरे के सामने आवश्यक है कि पिछड़ा वर्ग अपनी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं का फिर से मूल्यांकन करे और जाति की राजनीति को पूरी तरह से नकार कर जनवादी, प्रगतिशील और ऐसी पार्टियों और ऐसी राजनेताओं का अनुसरण करे जो कि मुद्दाओं पे आधारित हो, न कि जाति के आधार पर हो। और दरअसल देश को जातिवादी पार्टियों की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सबके सहयोग से जाति व्यवस्था विरोधी एक मोर्चे की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य जाति का विनाश करके भारत में राजनीति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। उन्होंने जो भी राजनीतिक पार्टी बनाई ये जातिगत पार्टियां नहीं थी, क्योंकि उनके लक्ष्य और उनके उद्देश्य काफी बड़े और व्यापक थे। ये सभी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए थे, इसलिए जब तक उनके द्वारा स्थापित की गई आरपीआई उनके सिद्धांतों और एजेंडे पर चलती रही, तब तक वह पिछड़ों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में सफल रही। जब तक उनमें आंतरिक लोकतंत्र रहा, वे उन जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहीं, तब तक वे फलती फूलती रही। लेकिन जैसे ही व्यक्तिवादी और जातिवादी राजनीति के चंगुल में ये पड़ी, उनका पतन होता चला गया। इसलिए अगर वर्तमान में हम चाहते हैं कि पिछली वर्ग की राजनीति को पुनर्जीवित करना है, तो हम लोगों को जातिवादी राजनीति से निकलकर बड़े मुद्दों की राजनीति को अपनाना होगा और जाति के नाम पर राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं से अपने आप को मुक्त करना ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि राजनीतिक सत्ता सब समस्याओं की चाबी है, किंतु आज ये कथन पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथों नाकाम हो चुका है। इसका मुख्य कारण है उनका पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का कोई भी एजेंडा नहीं है। उनमें ऐसी दृष्टि का पूरी तरह से अभाव है। राजनीति की भूमिका पर विचार प्रकट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, किसी भी राष्ट्र के जीवन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है। हमें भारतीय समस्याओं के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का अध्ययन करना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए। परंतु पिछड़े वर्ग के नेताओं के लिए राजनीतिक सत्ता जितना ही सबसे बड़ी बात हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यह कहा था कि सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए, किंतु पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इसका इस्तेमाल समाज के लिए लगभग जीरो किया है और अपनी पर्सनल गेन के लिए पूरी तरह से इसका फायदा उठाया है। डॉक्टर अंबेडकर के कुछ और विचार थे राजनेता और सत्ताओं के बारे में, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
उनका कहना था पहला, केवल राजनीतिक आदर्श रखना ही काफ़ी नहीं है, इन आदर्शों को हासिल करना भी जरूरी है और यह एक संगठित पार्टी द्वारा ही संभव है, न कि एक व्यक्ति के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी एक आर्मी, एक सेना की तरह होती है, जिसका नेता एक सेनापति जैसा हो, एक संगठन जिसमें सदस्यता, एक ठोस योजना हो, अनुशासन हो, इसके सिद्धांत और रणनीति होनी चाहिए, यानी कि कब क्या करना है तथा अपने द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, इस बात की योजना सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में कभी भी न बिकने वाला ईमानदार नेतृत्व का बहुत महत्व है। उसी प्रकार पार्टी के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का भी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जितना ही नहीं होता है, एक राजनीतिक पार्टी का काम लोगों को राजनीतिक तौर से शिक्षित करने, उन्हें उत्साहित करने और संगठित करने का भी होता है। इसके अलावा आपके नेता बहुत योग्य होने चाहिए। आपके नेताओं का साहस और बौद्धिकता किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता के टक्कर का होना चाहिए, वरना आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे और बस एक मूक नायक बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा और आगाह किया था, जिसका उन्होंने कहा कि हीरो वर्शिप, यानी अपने नायक या नेता की पूजा आप मत शुरू कर दीजिए। अगर वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, आप उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन उसके भक्त मत बनिए, उसकी पूजा मत करिए, क्योंकि उसकी हर आज्ञा को मानना जो बहुत ही घातक है और जो व्यक्ति को मूर्ख बना देती है और अंततः उसमें सबका विनाश निश्चित है। यदि आप शुरू से ही हीरो वर्शिप या अपने नेता या नायक के पूजा पे विचार पे रोक नहीं लगाएंगे तो संगठन बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को देवता बनाकर आप अपनी सुरक्षा और मुक्ति के लिए एक व्यक्ति में विश्वास करने लगते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आप निर्भर रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहने की आदत बना लेते हैं। इससे आपका संघर्ष समाप्त हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, मेरे विरोधी मेरे विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे चरित्र और सत्यनिष्ठा पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर सका। आज के दौर में शायद ही कोई नेता इस प्रकार का दावा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने राजनेता और कार्यकर्ताओं से उनकी क्या अपेक्षा थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यदि किसी को राजनीति करनी हो तो पहले उसे राजनीति का अच्छा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बगैर दुनिया में कुछ भी आप नहीं पा सकते हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों का बारीकी के साथ अध्ययन करना चाहिए। जिन्हें नेता बनना है, उन्हें नेता की जिम्मेदारी क्या होती है, इस बात की समझ होनी चाहिए। हमारे नेता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दूसरे समाज के नेताओं की तरह हमारे समाज के नेता की स्थिति नहीं है। दूसरे नेताओं को सभा में जाना, लंबे भाषण करना, तालियां बटोरना और अंत में गले में हार पहनकर घर आना, इतना ही करना होता है। हमारे नेताओं को इतना करने मात्र से बात नहीं बनेगी। उन्हें अच्छी तरह अध्ययन करना, चिंतन करना, समाज की उन्नति के लिए दिन रात दौड़ धूप करना होगा, तभी वह हमारे लोगों का भला कर पाएंगे और ऐसा करने वाला ही हमारा सच्चा नेता बन पाएगा। अतः अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि अब समय की आवश्यकता है कि अंबेडकर के व्यक्तित्व और सोच के उन पहलुओं को उजागर करना और सूचित करना होगा जो कि एक सामाजिक बदलाव को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, और यह तभी संभव है जब उन्हें पढ़ा जाए। इस बात पे बार बार जोर दिया जाता है, जैसा कि धीरज जी ने कहा कि बाबा साहब को हम लोग मानते बहुत हैं, उनको माला पहनाना, फोटो टांगना, जय भीम बोलना, ये सब आसान है, ठीक है, उसमें करने में कोई बुराई नहीं हो, करना ही चाहिए, हर मौके पर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मान लेना और चुप हो जाना, इससे बात बनेगी नहीं। जानना जरूरी है, और उनको जानने का सबसे सरल तरीका है उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझना, उनके साहित्य का अध्ययन करना। तो यह तभी संभव है जब उन्हें पढ़ा जाए और उनके सोच और विचारों को फैलाया जाए। अंबेडकर के जीवन और उसके कार्य को किसी भी वैसे व्यक्ति द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है जो कि समाज के उद्धार के बारे में सोचता है या समाज को बदलने के बारे में सोचता है। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करना चाहूँगा। जय भीम, जय मूल निवासी।